नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी देजी। आज हम बात करने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। कौन थे रामचंद्र शुक्ल, यह जानना हम सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास का, भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। आज के नए समय के लोग यह नहीं जानते हैं कि कौन थे रामचंद्र शुक्ल, और इसलिए हमें हमारी भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए इन नामों की चर्चा करना आपके साथ बेहद अहम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इंटर पढ़े रामचंद्र शुक्ल के आगे आचार्य क्यों लग गया? लिटरेरी वर्ल्ड में आज आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में विस्तार से जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल के नाम के आगे आचार्य लगने की वजह साहित्य में उनकी विद्वता से है। हिंदी साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद और निराला का है, वही स्थान रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना में है। उन्होंने साहित्य सिद्धांत की नींव रखी, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य की व्यवहारिक आलोचनाएं की। इसके लिए उन्होंने स्टडी मटेरियल तैयार किया। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती के अगौना गांव में 4 अक्टूबर को हुआ था। उन्होंने अंतिम सांसें 2 फरवरी 1941 को ली थी। वे जीवन पर्यंत काशी में ही रहे थे। उन्होंने मिर्जापुर से प्रारंभिक शिक्षा ली थी। 1901 में यह परीक्षा उन्होंने पूरी की। फिर उन्होंने कायस्थ पाठशाला प्रयाग से इंटर पूरा किया। आगे का पूरा अध्ययन स्वाध्याय से ही हुआ। उनका बचपन अवध में गुजरा। उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का और साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। मिर्जापुर में रहते हुए उनका संपर्क भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनाकार चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन से हुआ। उन्होंने उनके कार्य आनंद कादम्बरी पत्रिका में उनकी मदद 1903 से 1908 तक की थी। इस दौरान उनमें भाषा और संपादन की समझ विकसित हो गई थी। साहित्य लेखन को यहीं से एक नई राह मिली उन्हें। 1909 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनके साहित्य सफर ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। आज भी जब कोई आलोचक किसी कवि के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो सबसे पहले वह यह अवश्य देख लेता है कि उसके बारे में आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा था। आलोचना, साहित्य, सिद्धांत, संपादन, हिंदी साहित्य का इतिहास, कविता, कहानी का लेखन, संस्मरण और अन्य विधाएं, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रभाव से हिंदी आलोचना को उन्होंने मुक्त किया। उनकी रचना रस मीमांसा इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1927 में उन्होंने हिंदी भाषा का विकास लिखा। बाद में यह हिंदी साहित्य का इतिहास का आधार बना। उन्होंने भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली लिखी। यह ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ। इसका संशोधित संस्करण 1941 में आया। शुक्ल जी कहते थे कि मुझे अपने साहित्य का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। साहित्य का इतिहास संबंधी अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हें चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना, यही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। उन्होंने ही साहित्य के इतिहास का काल विभाजन भी किया। उन्होंने साहित्य को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में इसका विभाजन किया। मध्यकाल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। उनके कार्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं: मिर्जापुर का दौर, नागरी प्राचार्यनी सभा का समय और हिंदी विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का युग। उनके लेखन का आरंभ मिर्जापुर में हो गया था। 1903 में उनकी एक कहानी
प्रकाशित हुई थी। 11 वर्ष का समय 1901 के आसपास में उनके लेख तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होने लगे थे। 1858 में उन्होंने एडिसन की रचना का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया। 1903 से 1908 के बीच में उन्होंने चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन की पत्रिका आनंद कादंबरी के सहायक संपादक बने। इस दौरान उन्होंने हिंदी लेखकों के संस्मरण और जीवन चरित्र लिखे। इसमें उन्होंने प्रेमघन की छाया, स्मृति और जीवन चरित्र लिखे। चिंतामणि उनके द्वारा लिखी रचनाओं का संकलन है जो 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। यूपीएससी के हिंदी मेंस के लिए इनकी किताबें काफी अहम मानी जाती हैं। चिंतामणि 1 का प्रकाशन 1939 में हुआ था। इसमें भाव और मनोविकार संबंधी 10 निबंध और 7 अन्य निबंध शामिल है। चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 में हुआ, जिसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रकाशित करवाया। इसके बाद साल 1983 में चिंतामणि 3 का प्रकाशन हुआ। इसमें 21 निबंध है। इसका संपादन नामवर सिंह ने किया। 2002 में चिंतामणि 4 का भी प्रकाशन हुआ। इसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने करवाया था। इसमें 47 निबंध है। इन निबंधों को 2 भागों में बांटा गया है, मनोविकार संबंधी ललित निबंध और आलोचनात्मक निबंध। शुक्ल जी यह मानते हैं कि व्यक्ति जो भी काम करता है वह भावना से ही प्रेरित होते हैं। सिर्फ बुद्धि से कोई भी इंसान कोई काम नहीं करता है। वे राजनीतिक दृष्टिकोण से साम्राज्यवाद विरोधी थे। वे जातीय उत्पीड़न, भाषाई भेदभाव और सांस्कृतिक अवमानना के विरुद्ध थे। भावावेश प्रेरित स्वाधीनता संग्राम में उनका यकीन रहा है। वे गांधी जी के मान्यताओं के भी समर्थक नहीं थे। रामचंद्र शुक्ल ने मानव के भावनाओं पर जितना लिखा है शायद ही किसी अन्य लेखक ने इतना लिखा होगा। उन्होंने मानव के हर भावना का विश्लेषण किया है, जिसे पढ़कर आप अपनी भावना को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अपनी भावना को पढ़ने के बाद आप उनकी दिशा को समझ सकते हैं, उनके परिणाम को समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि सुख और दुख की मूल अनुभूति ही प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, करुणा, घृणा आदि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है। उन्होंने लिखा है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा होता है। उन्होंने निबंध के बारे में कहा है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही देखा जा सकता है। आधुनिक काल की सबसे प्रभावशाली विधा निबंध ही है। निबंध का विकास प्रेस और साहित्यिक पत्रकारिता के साथ होता है। पत्रिकाओं में निबंध का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज भी एडिटर आर्टिकल लिखते हैं जो एक तरह से निबंध से ही प्रेरित होती हैं। इसमें वे तमाम चीजों को समेटते हैं। निबंध को शिक्षित वर्ग ही समझ सकता है। निबंध के लेखक के पास कुछ नए विचार होते हैं। इस तरह से हिंदी साहित्य के ढांचे को बनाने का क्रेडिट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।